एनसीईआरटी का सॉल्यूशन वैसे चल ही रहा है, आप लोगों को पता ही है। एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के बारे में मैंने कई न्यूमेरिकल्स, कई प्रॉब्लम्स आप लोगों को कराई थी। मैंने उसकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दी थी। अब सॉल्व करने के बाद आते हैं हमारे कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न। हेलो एंड वेलकम टू शारिक एपिक यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन लगातार करते आ रहे हैं, आज भी हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बच्चों पेन और कॉपी लेके तैयार रहे और देखते रहे सामने। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक बेसिक सी प्रॉब्लम से। हमारी जो बेसिक सी प्रॉब्लम है उसमें हमारी एक क्वेरी दे रखी है बच्चों, 2.55 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर कूलाम के कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से 12 इलेक्ट्रॉन आधिक्य की कोई एक तेल की बूंद है। देखो बच्चों बहुत समझने वाली बात है, हमारे पास सिंपली कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऑयल की कोई ड्रॉप जो है बैलेंस की गई है। अभी जो ऑयल की ड्रॉप बैलेंस की गई है बच्चों, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन आधिक्य है यानी मैक्सिमम है। अब उसने हमसे क्या कहा ये बताइए बच्चों, इसके अंदर मिलिकन का जो एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट में जो ऑयल है, ऑयल की जो डेंसिटी है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब उसने कहा ड्रॉप की रेडियस का आकलन कीजिए, हमें ड्रॉप की रेडियस फाइंड करनी है, ऐसा हमको बताया गया है। चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले हम बता देते हैं कि हमारे पास क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है राइट डाउन कर लेते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम नंबर है आपकी 1.25। देखें बच्चों 1.25, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है। तो क्या दे रखी है चेक करते हैं। E इज इक्वल टू कैपिटल E इज इक्वल टू हम लोगों को दे रखा है 2.55 इंटू 10 टू पावर हम लोगों को दे रखी है 4 न्यूटन पर कूलाम। बच्चों ध्यान रखें इस बात का कि यूनिट आपको कभी नहीं भूलना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट हमेशा याद रखें। E इज इक्वल टू F अपॉन Q से हम फाइंड कर सकते हैं न्यूटन पर कूलाम। अब उसने कहा एक ऑयल की ड्रॉप है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बैलेंस कर दिया गया है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो काउंटिंग है, जो नंबर है, या हिंदी में यूं कहा जाए जो संख्या है, उसकी वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास, n इज इक्वल टू, चेक कर लेते हैं बच्चों, इसकी वैल्यू हम लोगों के पास है 12। n इज इक्वल टू दे रखा है 12। अब उसने कहा ये बताइए भाई, अगर तेल का घनत्व यानी ऑयल की डेंसिटी, इट मींस दैट रो इज इक्वल टू 1.29 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तब हमको ये फाइंड करना है बच्चों, ये बताइए कि इस पर इसकी रेडियस कितनी होगी। क्या फाइंड करना हम लोगों को, स्मॉल r इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैंने अभी जो प्रीवियस वीडियो अपलोड की थी बच्चों, तो उस प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपसे ये कहा था भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम किसी भी चार्ज को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा था भाई, एक प्लेट प्लस की है और एक प्लेट कैसी है, माइनस की। अब इस प्लस माइनस प्लेट के बीच में हम प्लस चार्ज भी अरेंज कर सकते हैं और हम माइनस का चार्ज भी अरेंज कर सकते हैं, और उसको अरेंज करने के लिए हमें दो फोर्सेस की जरूरत पड़ रही थी। नंबर 1 इलेक्ट्रिक फोर्स, नंबर 2 ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट ऑफ बॉडी। वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, हम वेट ऑफ इसको बॉडी कहा जाएगा। चलिए मैं आपको एक डायग्राम बना के इसको समझाने की कोशिश कर लेता हूं। जैसे कि प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दें, सामने यहां हमारे पास दे रखी है प्लस का चार्ज किसी भी प्लेट पर, और इसके अलावा नीचे दे रखा है नेगेटिव चार्ज। अब इसके अंदर कोई ऑयल की ड्रॉप बैलेंस की गई है। देखते हैं कहां बैलेंस की है बच्चों, ये रही ड्रॉप ऑयल की। अब ये मत कहना सर सरसों का तेल है, कौन सा तेल है ये वाला, ये तेल कोई सा भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है n इज इक्वल टू कितना है हम लोगों के पास 12। वैसे 12 एक अच्छा डिजिट है, काफी अच्छा लगता है देखने में। अब इसके बाद हमको इसको बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप लोग क्या करना चाहेंगे, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, वेट ऑफ चार्ज, चार्ज क्यों कहेंगे भाई, वेट ऑफ ड्रॉप कहेंगे इसको। वेट ऑफ ड्रॉप क्या होगी हमारे पास, F इज इक्वल टू mg, और द सेकेंड इज इलेक्ट्रिक फोर्स। अब बच्चों सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हमारा क्या होता है। इट इज वेरी सिंपल, F इज इक्वल टू Q कैपिटल E।
ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। अब मैं आपसे कहूं भाई, एक रामू है एक शामू है, दोनों रस्सा खींची का गेम खेल रहे हैं भाई। एक तरफ से रामू ने रस्सी को खींचा, एक तरफ से शामू ने रस्सी को खींचा, और खींचने के बाद हुआ ये कि रस्सी जो है ना तो लेफ्ट गिर रही है ना ही राइट गिर रही है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? क्योंकि दोनों का फोर्स इक्वल है ना, इस वजह से ना तो रामू गिरा ना ही शामू गिरा। सेम कंडीशन यहां पर है। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स वेट ऑफ चार्ज के इक्वल हो गया तो समझ जाना ये गिरने वाले बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों, QE इज इक्वल टू mg, ये हमारा तैयार हो गया। अब तैयार हो जाने के बाद बहुत सी प्रॉब्लम है हम लोगों के पास। रेडियस फाइंड करनी है यार। रेडियस फाइंड करने के लिए हम लोगों के पास तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। अगर मैंने Q की वैल्यू लगाई दी, कैपिटल E की वैल्यू लगा दी, और G की वैल्यू आप लोगों को याद है, बहुत अच्छी तरीके से याद है, 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम, या यूं कहा जाए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हम एक काम करने वाले, वो क्या, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं। हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लिया बच्चों, देखो ध्यान से। अब इसके बाद ये काम हम ये करेंगे, सबसे पहले वी हैव टू फाइंड चार्ज ऑन ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप। कैसे करेंगे? वी नो दैट क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज, हम आवेश के क्वांटीकरण के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है जिसको फाइंड किया गया था लिक्विड ड्रॉप मॉडल के द्वारा। यह हम कह सकते हैं मिलिकन का, हिंदी में कहते हैं इसको द्रव बूंद मॉडल। क्या है फॉर्मूला इसका बच्चों? Q इज इक्वल टू NE, ये इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन तभी बच्चों हमारे पास एक प्रॉब्लम और आ जाएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी? हमारे पास मास है बट हमको फाइंड करनी है रेडियस। तो हम रेडियस को कैसे फाइंड करेंगे, इस बारे में हमको सोचना पड़ेगा। वी नो दैट मास इज इक्वल टू, द्रव्यमान इज इक्वल टू आयतन गुणा घनत्व, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये हमारा एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है। तो हम इस वाले फॉर्मूले का बच्चों यहां पर यूज करने वाले हैं। ध्यान देना बिल्कुल। यहां पर मास इज इक्वल टू, द्रव्यमान इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू कितना हो गया हम लोगों के पास? डेंसिटी। बट सर अब भी प्रॉब्लम है हम लोगों के पास प्रॉब्लम ये है कि हमें वॉल्यूम के बारे में मालूम नहीं पड़ रहा। क्योंकि अगर मैं यहां पर वॉल्यूम की अगर बात करता हूं ना, तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम रेडियस कैसे निकालेंगे? तभी हम लोग याद कर लेते हैं क्या, ड्रॉप जो होती है ना कैसी होती है? लगभग स्फेरिकल, या यूं कहा जाए लगभग कैसी होती है? गोल होती है। और हम जानते हैं कि भाई जो गोला होता है ना, गोले का वॉल्यूम क्या होता है? गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, या हिंदी में कहा जाए 4/3 πr³। तो हम एक काम कर लेते हैं, पहले इस m की वैल्यू को यहां पुट करने से पहले आप लोग कहेंगे सर आपने कैपिटल M बनाया है, यहाँ स्मॉल m है, दोनों सेम हो जाएगा क्या? नहीं बच्चों, सेम तो नहीं होगा। एक्चुअली मैं थोड़ी गलती कर दी है। आप चाहे तो दोनों कैपिटल M कर सकते हैं या स्मॉल m कर सकते हैं। अब बात निकल के आती है वॉल्यूम की। क्या लगाएं वॉल्यूम का फॉर्मूला? तो मैं आपको लगा के दिखाता हूं पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला। यहां मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। देन फॉर्मूला बनेगा m इज इक्वल टू 4/3 πr³ इंटू कितना हो गया अपन लोगों के पास? रो बन गया। अब रो तैयार हो जाने के बाद हम लोगों को एक काम करना पड़ेगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है बच्चों? m की वैल्यू। हम एक काम करते हैं, इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं। हमारे पास ये किस चीज की वैल्यू है बच्चों? Q की वैल्यू। इसको भी हमने बॉक्स में बंद कर लिया। अब आई थिंक कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हम लोग Q की वैल्यू और कैपिटल M की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। चलिए करते हैं सब्स्टिट्यूट। पहले हम लोग लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। चेक करते हैं चलो बच्चों। QE इज इक्वल टू mg, देन वैल्यू ऑफ Q। ध्यान देना बच्चों, देखो ये लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ Q सब्स्टिट्यूट हियर, तो बनेगा NE इंटू कैपिटल E इज इक्वल टू, अब क्या आएगा? m की वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास? 4/3 πr³ इंटू रो इंटू क्या आएगा हम लोगों के पास? स्मॉल g। अब आता है बहुत ही टफ क्वेश्चन। लगता है कि मैथ की सबसे बड़ी क्वेश्चन इसी फिजिक्स के न्यूमेरिकल में आ गई है, बट ऐसा नहीं है। आप लोगों को करना क्या है, मैंने आपसे पहले ही कहा है, कभी भी हमें किसी भी न्यूमेरिकल को अगर सॉल्व करना होता है ना, जो चीज फाइंड करनी है पहले उसका फॉर्मूला तैयार करो। कैसे तैयार करोगे? देखो सामने, तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3NEE अपॉन में क्या आएगा? 4 और क्या आएगा? पाई और क्या आएगा? रो और क्या आएगा? जी। आया नहीं आया? फिर क्या आएगा? इज इक्वल टू आर, फिर क्या आएगा? क्यूब। हम क्यों लगाएं? क्यों ना हम एक काम करें, इसका घनमूल निकाल लें। इट्स वेरी सिंपल, हम घनमूल ही निकाल सकते हैं इसका। तो एक काम कर लेते हैं, यहां पर घनमूल का थोड़ा सिंबल लगा देते हैं। लाइन थोड़ी क्रॉस हो रही है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना। और यहां पर लिखेंगे छोटा सा 1/3। अब 1/,
अब 1/3 लिख देने के बाद हम एक काम करते हैं, वो क्या, जैसे कि ये वैल्यूज हमें दे रखी है, इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पर 1/3 इज इक्वल टू अंडर रूट वैल्यू ऑफ 3। अरे भाई 3 की वैल्यू 3 होती है, इसे चेंज थोड़ी ना करना है हम लोगों को। स्मॉल n की वैल्यू कितनी है 12 इंटू आगे हम लोगों के पास 12। ध्यान देना बच्चों, 12 आ गया हम लोगों के पास। अब 12 आने के बाद चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.602192 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट इतना लंबा वैल्यू कैसे लगाएंगे, तो हम एक काम करेंगे, इतनी लंबी वैल्यू हम नहीं लगाने वाले, हम लगाने वाले शॉर्ट वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चलिए लगाते हैं यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब बट प्रॉब्लम ये आ जाती है, कैपिटल ई की वैल्यू हम लोगों के पास नहीं है क्या? अरे है कैपिटल ई की वैल्यू, कहां है हमारे पास, ये रही वैल्यू कैपिटल ई की 2.55 10 टू पावर हमारे पास आ गई 4। अब 10 टू पावर 4 आ जाने के बाद आप लोग कहोगे सर इसके आगे स्मॉल आर भी लिख दो। नहीं लिखेंगे भाई, पहले अपनी जो इक्वेशन है ना उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट तो कर दे, उसके बाद हम इक्वेशन को लिखेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर यहाँ आया अपॉन में हमारे पास 4। अब क्या आएगा पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 22/7 या यूं कहा जाए 3.14। चलिए लगाते हैं हम 3.14 लगा देने के बाद वैल्यू ऑफ रो। अब रो की वैल्यू हम लोगों के पास है तो, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पर धोखा खा गए। धोखा किस बात से खा गए, ये तो सीजीएस सिस्टम में दे रखा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बट हमको किस में लगाना है MKSA मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर, इस सिस्टम में हमें इसका यूज करना है। तो यूज करने के लिए पहले बच्चों हम एक बात कर लेते हैं, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कैसे करा जाएगा। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं इस बात पे, थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूं करके यहाँ पर कैसे करेंगे। जैसे कि हम लोगों को बस दे रखा है, देखो 1.29, देखना ध्यान से, ठीक है, ग्राम है हमारे पास। इसको अगर हम कन्वर्ट करें भाई किसमें, किलोग्राम में, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपल कर सकते हैं 1000 से डिवाइड कर दो। मैथ में तो ऐसे करते हैं ना, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, तो आप क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। बट फिजिक्स में हम ऐसा नहीं करने वाले। फिजिक्स में जो भी खेल है बच्चों न्यूमेरिकल के अंदर वो सिर्फ पावर्स का होता है, हमको सिर्फ पावर सॉल्व करनी है। तो पावर सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही मोटी सी बात बता देता हूं, अगर हमें छोटे यूनिट को कन्वर्ट करना है बड़े यूनिट में तो पावर माइनस की होगी, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बड़े यूनिट को कन्वर्ट करना है छोटे यूनिट में तो जो पावर होगी वो प्लस की होगी, जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। और इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ 10 टू पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बच्चों आपने देखा मैंने ग्राम को किस तरीके से यहाँ पर किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद हमको एक काम करना है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। अच्छा आप लोग बताएं भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो सकते हैं 1000 ना, गलत हो गया। हाँ, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है हमारे पास निकल करके, यहाँ पर 100 3 टाइम्स है, ध्यान देना 100 100 100 कितना हो गया 222, यानी कुल मिला करके 60 हो गए, यानी 10 टू पावर कितनी हो गई हमारे पास 6। और अगर आपको एक काम करना है भाई सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है ना मीटर में, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 10 टू पावर -6। ध्यान देना बच्चों, हम अपॉन में 10 टू पावर -6 लिखेंगे, क्योंकि हमने कन्वर्ट किया है सेंटीमीटर को मीटर में। ऊपर मैंने 10 टू पावर -3 क्यों लिखी, क्योंकि मैंने कन्वर्ट किया है, किस चीज को कन्वर्ट किया है भाई, मैंने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया हुआ है। अब कन्वर्ट कर देने के बाद पावर -6 को हम ऊपर ले जाते हैं, पावर -6 को ऊपर ले जाते, कितनी पावर हो गई प्लस की 6 पावर बन गई हमारे पास, प्लस की 6 पावर। बच्चों ध्यान देना, ये पावर कितनी हो गई प्लस की 6। अब प्लस की 6 पावर माइनस की 3 पावर, कितना बचा हमारे पास, आपके पास बचेगा प्लस की 3 पावर। तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी 1.29 इंटू 10 टू पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वैसे आज कपड़ा साफ करने के लिए है नहीं, मैं हाथ से साफ कर देता हूं, कोई बात नहीं, हाथ धो लेंगे बाद में जा करके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो 1.29 इंटू 10 टू पावर कितना हो गया 3। वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, बच्चों अब हम बात करने वाले हैं वैल्यू ऑफ स्मॉल जी की। वैल्यू ऑफ स्मॉल जी कितनी होती है 9.8 होती है। तो यहां पर हम लगाएंगे 9.8। सर इतनी लंबी गुणा भाग कौन करेगा, कैसे होगी, कोई बात नहीं, मैं आपको बहुत सिंपल तरीका से बताने वाला हूं। देखते हैं, ऊपर देखें, पावर माइनस कितनी है हमारे पास 19 और पावर कितनी है 4। माइनस का 19 प्लस का 4
कितना बचेगा हमारे पास बचेगा 10 टू पावर माइनस 15, और यहां पर स्मॉल आर आपको लिखते चलना है। शायद हो सकता है यहां से आपका थोड़ा सा कट जाए, आपको दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन मुझको लग रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो 10 टू पावर कितनी है हमारे पास, माइनस की 15। चलिए मैं राइट डाउन करता हूं उसको, और एक ही स्टेप में आपको मैं इसका सॉल्यूशन समझा दूंगा। कैसे, देखें यहां पर आप बहुत सिंपली कर सकते हैं। 4 3 4 12। इसके अलावा और हम चेक कर लेते हैं क्या कहीं कुछ कैंसिल होगा, नहीं हो रहा, बाद में देखते हैं इस चीज को। 10 टू पावर माइनस 15। अब क्या बचा आप लोगों के पास, 1.6 बचा, और क्या बचा, 3 बचा, और क्या लेफ्ट हो गया इसके अंदर, 2.56। एक बार बच्चों चेक कर लेते हैं क्या कहीं कुछ है तो नहीं गया। देखें 3 आ गया 3, 1.6 आया 1.6 आया, 2.56 आया 2.56 आ गया, पावर हमने यहां पर सॉल्व कर दी। अब इसके अलावा यहां पर हमारे पास ये वाला 3 अभी और रह गया है, तो इस 3 को हमने और लगा दिया, कभी कभी रह जाता है लगाने से। ठीक है, अब कितना हो गया, 3.14, और क्या रह गया, 1.29, और कुछ रह गया। 10 टू पावर 3 नहीं लिखा मैंने, क्योंकि 10 टू पावर 3 मैं ले जाऊंगा ऊपर। कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 टू पावर माइनस 3। अब 10 टू पावर माइनस 3 बच्चों आ जाने के बाद हम लोगों को एक काम करना है, 10 टू पावर माइनस की 15 और 10 टू पावर माइनस की 3, इनको आपस में हम ऐड करेंगे। पावर कितनी हो जाएगी, 10 टू पावर माइनस 18, मतलब 18 हो जाएगी। तो यहां पावर हम कितनी कर देंगे, 10 टू पावर 18, और यहां से पावर 3 क्या होगी, ये हट जाएगी। अब हट जाने के बाद बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों, आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, वो क्या, इन 4 स्टेप्स की, यानी 1.6, 3, 2.56 इंटू 3, इनकी मल्टीप्लाई कर लेनी है। और इसके अलावा 3.14, 1.29 और 9.8 की मल्टीप्लाई कर लेनी है, डिवाइड करना है और उसका घनमूल निकालना है। अगर आपका आंसर, मुझे तो 100% श्योरिटी आपका आंसर निकल के आएगा, आपको आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताना है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरी जीमेल आईडी पे भी कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कपड़ा देखना होगा, शायद कपड़ा वहां रखा है, देखते हैं कपड़ा शायद मिल जाए। इस कपड़े से हम इसको क्लीन करते हैं, ज्यादा कपड़े आ गए, कोई बात नहीं, इसको कम कर लेते हैं थोड़ा सा कपड़े को। 3 कपड़े हैं हमारे पास साफ करने के लिए, तो थोड़ा मेहनत लगेगी साफ करने में, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, जल्दी जल्दी बता देंगे क्या प्रॉब्लम है। और वैसे जो अगली वाली प्रॉब्लम है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें चैप्टर का टोटल जो इंटरनल कंसेप्ट है ना, उसका यूज किया जाने वाला है। तो बच्चों डरने वाली बात नहीं है, बड़े बड़े डायग्राम देख के डरने वाली कोई आवश्यकता आपको नहीं है नहीं है, मतलब हाँ नहीं है। अब इसके बाद मैंने इसको क्लीन कर दिया। अब क्लीन कर देने के बाद मैं एक छोटा सा जो डायग्राम वगैरह है उसके अकॉर्डिंग आपको समझा देता हूं। जैसे कि हमारे पास एक डायग्राम दे रखा है, बहुत छोटा डायग्राम है, पता है कैसा है, क्या है, अमीबा नहीं है एक्चुअल में, ये बुक में एनसीईआरटी में दे रखा है, इस तरीके से डायग्राम बना हुआ ये वाला। इसमें यहां चार्ज प्लस, इसके अलावा कुछ लाइन्स है हमारे पास दी हुई। हालांकि मेरी आर्ट बचपन में काफी अच्छी थी, बट अब आकर के काफी खराब कर दी है बच्चों ने लिखवाने के बाद, कितनी तेजी से। अब इसके अलावा यहां से इस तरीके से एरो इस तरीके से लगे हुए हैं, ठीक है, ठीक लगे हुए हैं इस तरीके से बच्चों, इसमें एरो लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास कंडक्टर है, चालक है, चालक कहते हैं भाई हिंदी में, चालक यानी कंडक्टर है बच्चों हमारे पास। सीबीएसई यूपीएससी बोर्ड जितने भी बोर्ड है वो सब लोग ध्यान से देंगे। अब बताइए डायग्राम ठीक है गलत है? आप कहेंगे सर ठीक तो ये वाला डायग्राम, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होती है ना वो प्लस चार्ज से दूर जाती है। बट बच्चों ये गलत है। गलत क्यों है? अगर हमारे पास कोई भी क्लोज सरफेस कंडक्टर है ना, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन हमेशा उसके वर्टिकल होती है। वर्टिकल मींस जैसे कि आपके पास कोई भी लोहे की बॉल है, कोई क्या है हमारे पास, लोहे की बॉल, आप लोग देख रहे हैं बॉल बन के आ रही है, लोहे की हमारे पास बॉल है। तो इस बॉल पर इलेक्ट्रिक, अगर आप कोई सुई लगाए, अगर आप किसी भी बॉल पर कोई सुई लगाते हैं तो सुई हमेशा बॉल के वर्टिकल रहती है। ये वर्टिकल का है, अगर ये वर्टिकल होता तो लाइंस थोड़ी सी तिरछी करके बनी होती इस तरीके से। इसका मतलब ये डायग्राम आपका बिल्कुल गलत है।
और ये गलत होने का कारण क्या है, क्योंकि ये वर्टिकल नहीं है। इसमें एक छोटा सा डायग्राम और दे रखा है, मैं इसको आपको बता देता हूं किस तरीके से सॉल्व इसको आपको करना है। जैसे कि प्लस माइनस देखते हैं किस तरीके से बना हुआ है। इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूं पहले कपड़े के थ्रू, और इसको क्लीन कर देने के बाद में यहां से एक काम करते हैं, जब ये क्लीन हो जाएगा, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्लीन हो जाएगा। क्लीन होने के बाद हमारे पास डायग्राम बना हुआ है, काफी अच्छा बना हुआ है। आपको याद आई किसी चीज की, बताना मुझको किस चीज की याद आई कमेंट बॉक्स में क्लिक करके। प्लस माइनस प्लस प्लस, और कितने प्लस है भाई इसके अंदर, एक प्लस और है, छोटा सा प्लस, कटेगा नहीं, टेंशन ना लो आप। अब इसके अलावा यहां पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। पहली बात तो लहसुन है नहीं है, और दूसरी बात ये मोमोज भी नहीं है खाने वाले, ना ये प्याज है। ये मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन की आपको कुछ एक चार्ट बना के दिखाया है, ठीक है। अब इसमें लगे हुए हमारे पास कुछ एरो कैसे लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे। अब लगता है कोई इंसेक्ट बन चुका है हमारे पास, बट ये इंसेक्ट नहीं है। अब इसके बाद इसमें जब एरो हमने लगा दिए हैं, इस तरीके से ये बनी हुई है हमारे पास फोर्स लाइंसेस। और यहां भी देखना बच्चों ध्यान से। अब इसके अलावा ऐसे ही फोर्स लाइन नीचे बनी हुई है हमारी, सब में इस तरीके से ये हमने फोर्स लाइन इसमें एक्यूरेटली तैयार कर दी है। अब तैयार कर देने के बाद बच्चों इस तरीके से जब फोर्स लाइन बन जाएंगी, तो बन जाने के बाद कोई डायग्राम इस तरीके से तैयार हो जाएगा। अब आप लोग ये बताइए डायग्राम ठीक है या गलत है, तो हम चेक कर लेते हैं। भाई इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो होती है नेगेटिव चार्ज से दूर नहीं जाती बल्कि पास आती है, और प्लस चार्ज से क्या होती है, दूर जाती है। चेक करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन प्लस चार्ज से दूर जा रही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट नेगेटिव के पास आई, यू आर राइट, ये भी ठीक है यहां तक भाई बच्चों। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो है यहां नेगेटिव से दूर जा रही है, फिर पॉजिटिव के पास आ रही है, फिर पॉजिटिव से दूर जा रही है, फिर पॉजिटिव के पास आ रही है। क्या खेल है ये, इसका मतलब ये तो चित्र बिल्कुल गलत है भाई। अगर नेगेटिव के पास है तब ठीक है, पॉजिटिव से दूर जाए तब ठीक है, बट ये क्या कर रहा है, ये तो कभी नेगेटिव के पास आ रहा है, नेगेटिव से दूर जा रहा है। इट मींस ये डायग्राम कैसा होगा आपका, गलत होगा। इस तरीके से दो छोटे डायग्राम और दे रखे हैं, मैं वो भी आपको क्लियर करके इसमें बता देता हूं। जगह काफी है वैसे यहां पर, मैं यही बना लेता हूं उसको। ये हमारे पास प्लस है और ये हमारे पास प्लस है। मकड़ जाल आपने देखा होगा, मकड़ी का जाल, स्पाइडर का जाल, वही हम यहां पर तैयार करने वाले हैं। देख किस तरीके से, यहां इस तरीके से मैंने कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस तैयार कर दी हैं, तैयार हो चुकी हैं। तैयार हो जाने के बाद अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन तैयार हो गई है बच्चों। अब बताओ ये डायग्राम सही है गलत है। आप लोग जानते हैं भाई इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो होती है वो प्लस चार्ज से क्या होती है, दूर जाती है, और नेगेटिव पे क्या होती है, पास आती है। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो है भाई प्लस चार्ज से दूर जा रही है, इसका मतलब क्या है, डायग्राम सही है बच्चों या गलत है डायग्राम। तो आप बताएंगे सर यू आर राइट, दिस डायग्राम इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन प्लस चार्ज से दूर जा रही, तो आप कहेंगे ये डायग्राम बिल्कुल राइट है। अब हमारा लास्ट डायग्राम रह गया है जिसको हम सॉल्व करने वाले आज के सेशन में, ठीक है। तो आज के सेशन में हम यहां डायग्राम तैयार कर लेते हैं। आई थिंक आप लोगों को बच्चों दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए तैयार करते हैं डायग्राम को हम। जो हमारा लास्ट डायग्राम हमारा बना हुआ है, इसके अंदर बड़ा अजीब सा बना हुआ है। देखते हैं किस तरीके अजीब सा बना हुआ है। हमारे पास 3 लहसन है, नहीं सॉरी 2 लहसन है, फर्स्ट और ये किया आ गया हमारे पास। इसमें जो चार्ज है हमारे पास कितना है, ये चार्ज है प्लस, ये चार्ज है प्लस, ये चार्ज है प्लस। इनका हम आपस में कनेक्शन जरा बनाने की कोशिश प्रयत्न करते हैं। कैसे करेंगे, ये 3 लाइंस और इसके अलावा यहां भी 3 लाइंस, और इसके अलावा यहां भी हमारे पास 3 लाइंस है, और यहां भी हमारे पास 3 लाइंस बनी हुई हैं। और इसके अतिरिक्त इसके अलावा मुझे कुछ दिख नहीं रहा, डायग्राम में लाइन बनी होंगी इसमें। अब यहां पर इस तरीके से इसमें ये एरो लगे हुए हैं, और यहां भी एरो लगे हुए हैं। ये प्लस का चार्ज है, ये प्लस का चार्ज है, और ये भी बच्चों प्लस का चार्ज है। अब इसमें जो एरो है वो कैसे लगे हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और कैसे लगे हुए हैं इसके अलावा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। अब आप बताइए डायग्राम ठीक है या गलत है। गहन अध्ययन करने के बाद
डायग्राम को बहुत ध्यान से देखने के बाद हमें मालूम पड़ता है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन प्लस चार्ज से दूर जाती है। आई एम राइट? और आप देख रहे हैं कि प्लस चार्ज से फोर्स लाइन फार अवे है, दूर जा रही है। लेकिन तभी आपने ध्यान दिया कि ऊपर वाला बेचारा चार्ज भी तो अकेला बैठा हुआ है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन दूर भी जा रही है प्लस से और पास भी आ रही है। इट इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो होती है प्लस चार्ज से केवल फार अवे होती हैं, इन अवे नहीं होती। इसका मतलब ये डायग्राम भी आपको कैसा होगा? कैंसिल होगा। और इसके बाद एक लास्ट प्रॉब्लम इसमें रहेगा, दिक स्थान के किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र, काफी टफ इंग्लिश नहीं है, हिंदी है। दिक स्थान के किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के सभी जगह z दिशा के अनुदिश है। कहने का मतलब ये हमारे पास कोई भी एक प्लेस है, ध्यान दे बच्चों, हमारे पास जो है ना कोई भी एक प्लेस है जहां फैला हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू z एक्सिस। क्योंकि हम जानते हैं हम लोगों के पास होती है 3 अक्षें, x, y और z होती है। तो z के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अरेंज कर दिया गया है। आगे क्या कहा इसने? परंतु का मतलब बट विद्युत क्षेत्र का परिमाण नियत नहीं है। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है बच्चों, ये बार बार चेंज होता चला जा रहा है। आगे इसने कहा इसमें एक समान रूप से z दिशा के अनुदिश। अब आई काम की बात, उसने कहा इसमें एक समान रूप से z दिशा के अनुदिश 10⁵ न्यूटन पर कूलाम का इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अरेंज किया गया है। और हाँ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना z अक्ष के अकॉर्डिंग लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आगे उसने कहा वह सिस्टम जिसका ऋणात्मक z दिशा में, ध्यान देना, वह सिस्टम जिसका नेगेटिव z डायरेक्शन में कुल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी वैल्यू है 10⁻⁷ कूलाम मीटर के बराबर है। ध्यान देना बच्चों। आगे उसने कहा कितना बल तथा बल आघूर्ण का अनुभव किया जाएगा, ये हमको फाइंड कर लेना है इसके अंदर। चलिए बच्चों कोशिश करते हैं इसको हम सॉल्व करने की। सबसे पहले बात हम एक काम करते हैं, एक्स वाई जेड का निर्धारण करते हैं। कैसे करेंगे बच्चों? देखते हैं। यहां पर हम, हमारी प्रॉब्लम नंबर है ये 1.27। ये जो हमारी प्रॉब्लम नंबर 1.27 है, इसमें हमने यहां पर बात की एक्स डायरेक्शन की, और यहां देखें बच्चों मैंने बात की जेड डायरेक्शन की, और यहां भी मैंने बात की जेड डायरेक्शन की। यहां मैंने एक पॉइंट ले लिया है और एक पॉइंट मैंने यहां लिया है। यह एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है हमारे पास बी, और यह है हमारा इसका ओरिजिन पॉइंट। आगे देखते हैं, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। दिक स्थान के किसी भी प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह z के अकॉर्डिंग है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। इसमें यूनिफॉर्म रूप से z दिशा में 10⁵ न्यूटन पर कूलाम का जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लगातार बढ़ रहा है। तो देखें बच्चों इस तरीके से, यहां कैपिटल E इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। फिर नेक्स्ट में आगे इसने कहा है हम लोगों से भाई वह निकाय जिसका नेगेटिव z दिशा में इलेक्ट्रिक डाइपोल, नेगेटिव z दिशा में, अगर हम बात करें नेगेटिव z दिशा में तो बच्चों ये समझने वाली बात है, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P अगर z की नेगेटिव डायरेक्शन में है तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोगों को चार्ज कहां कहां अरेंज करना है। इसका मतलब हम नेगेटिव चार्ज अरेंज करेंगे पॉइंट बी पर, वेरी सिंपल। एंड इसके बाद हम चार्ज करेंगे यहां पर प्लस क्यू, क्योंकि बच्चों हम लोग जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो डायरेक्शन होता है वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है। अब देखें बच्चों, ये आया चार्ज हमारा माइनस का और ये चार्ज आया हमारा प्लस का, लेकिन इसने एक बात ये भी कह दी है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका नेगेटिव z अक्ष की दिशा में है। ये बात भी इसने यहां पर हमको क्लियर कर दी है। अब क्लियर कर देने के बाद आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में इसने क्या कहा? आगे क्वेश्चन में इसने कहा ये बताइए कितना फोर्स वर्क करेगा। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात है, हमारे पास एक चार्ज कैसा है माइनस का और एक चार्ज कैसा है प्लस का। हम दोनों के लिए फोर्स को फाइंड करने वाले, किस तरीके से फाइंड करने वाले, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात, यहां पर फोर्स वर्क करेगा
F इज इक्वल टू क्यू ई। अब कहोगे सर ये कैसा F मान लिया यहाँ पर, कुछ और भी तो मान सकते हैं इसको। चलो यहाँ पर हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं B, और यहां हम लेट कर लेते हैं F इज इक्वल टू क्यू ई, क्योंकि ये प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये माइनस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स है। माइनस का हम यूज करेंगे लेकिन अभी नहीं, बाद में यूज करने वाले हैं इसका। फिर क्या कहा उसने, ये बताइए इसके अलावा उसने कहा कि भाई नेट फोर्स हमारा कितना हो सकता है। तो बच्चों अगर हम नेट फोर्स की बात करते हैं तो टोटल फोर्स को हम जोड़ सकते हैं और जोड़ने के बाद नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब आती है हमारे पास रियल प्रॉब्लम। रियल प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, उसने कह दिया भाई ये बताइए कि बल आघूर्ण कितना होगा, यानी टॉर्क कितना होगा। इंग्लिश में कहा जाए ना तो बहुत सिंपल बन जाता है, बल आघूर्ण नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। टॉर्क कितना होगा हम लोग जानते हैं भाई, टॉर्क का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला, पीई, और क्या आएगा बता दो कुछ तो बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना। अब आप लोग सोचेंगे सर ये फॉर्मूला कहां से आया, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक वीडियो पहले से अपलोड कर दी थी, और अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं रोकेंगे, और यहां रोकने के बाद ये जो वीडियो है आपको देखनी पड़ेगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी इलेक्ट्रिक डायपोल पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए कि कैसे प्रूव किया जाता है, टॉ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। अब इसके बाद बच्चों हम लोगों को एक बात ध्यान देनी पड़ेगी, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने कैसे बनाया है, जेड की माइनस डायरेक्शन में बनाया है इसके अंदर, ठीक है। अब एक बात आप लोग देख रहे होंगे कि पी और ई, ध्यान देना बच्चों यहाँ पर P और E, सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इसने ऊपर की तरफ कहा है, तो देखें यहाँ पर P का डायरेक्शन नीचे की तरफ और E का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, क्योंकि एक्चुअल में मैंने क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ लिया था और पढ़ने के बाद डायरेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम कर दी थी, बट अब डायरेक्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट है बच्चों। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच का अगर हम एंगल देखें तो बच्चों कितना निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा बच्चों, तो डायरेक्शन हमारा निकल करके आ जाएगा इसके अंदर, कितना निकल के आ जाएगा, ये आएगा हमारा 180। थीटा कितना हो गया हम लोगों के पास, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ध्यान देना बच्चों ये कैपिटल ई की वैल्यू तो है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको ये भी कह सकते हैं जेड के अकॉर्डिंग चेंज होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी कहा जा सकता है इसको। तो एक काम कर लेते हैं, इसको हम ई भी कह सकते हैं, अदरवाइज इसको हम डीई अपॉन डी जेड भी कह सकते हैं, और चाहे हम यहाँ पर तो डीई अपॉन डी जेड भी लिख सकते हैं। अब टॉ इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास, चेक कर लेते हैं बच्चों। इसके अंदर हमारे पास P की वैल्यू दे रखी है इसमें 10 टू पावर कितनी है, माइनस का 7, और इसका यूनिट है हमारे पास कूलम मीटर। लगाते हैं इसकी वैल्यू, देन P की वैल्यू है हमारे पास 10 टू पावर माइनस 7, E की वैल्यू है हमारे पास 10 टू पावर 5, और यहां पर लगाने वाले हम साइन 180 की वैल्यू। साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ये हमें सोचनी पड़ेगी। आप लोग बताएं साइन 180 की वैल्यू कितनी हो सकती है, साइन 180 की वैल्यू 1, देन फॉर्मूला कितना हो जाएगा, माइनस का 7 और प्लस का 5, देन टॉ इज इक्वल टू हो गया हमारा 10 टू पावर माइनस का 2, और यूनिट इज न्यूटन मीटर। तो इस तरीके से आप ये फाइंड कर सकते हैं बच्चों। इस प्रॉब्लम के अंदर आपको ध्यान देने वाली बात ये है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन कैसा है, एक दूसरे के अपोजिट है, जिस वजह से यहां पर मैंने एंगल कितना यूज किया है, 180 डिग्री यूज किया है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम मूव हो रहे हैं, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल शारिक एपिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब तक आप बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अपने मित्र दोस्तों के तरफ इसको फॉरवर्ड या कहा जाए शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है 1.28, इसके 3 पार्ट्स हैं। उसने कहा हमारे पास, चलिए मैं एक छोटा सा डायग्राम यहां बना के दिखा देता हूं, और डायग्राम मैंने इस तरीके से यहां पर ये तैयार कर दिया है। ये ए है और यहां पर क्यू है। अब इसको हम पढ़ लेते हैं पहले। उसने कहा किसी कंडक्टर ए को डायग्राम में दिखाया गया है, इसमें कोई कैविटी है। भाई कैविटी क्या होती है, कैविटी का मतलब गुहा होती है, गुहा का मतलब गुफा होती है, जैसे कि यहां पर ये बनी हुई है। अब इसके बाद इसने क्वेश्चन में कहा है
इसको क्यू चार्ज दिया गया है। देखो बच्चों यहां पर क्यू चार्ज दिया गया है। ये दर्शाइए कि समस्त चार्ज जो होगा चालक के एक्सटर्नल सरफेस पर होगा। बच्चों पहली बात हम ये ट्राई कर लेते हैं यहां पर कि चार्ज हमारे पास क्यू दे रखा है, ठीक है। अगर यहां पर मैं गॉस लॉ के स्टेटमेंट की बात करूं तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट बच्चों क्या होता है, ध्यान देना। गॉस लॉ का स्टेटमेंट होता है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो। लेकिन बच्चों एक बात और सोचो ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला और भी तो होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल ई इंटू डी ए वेक्टर। और चाहे तो हम एक वर्क और कर सकते हैं यहां पर। क्या है वर्क वो? अच्छा आप ये बताओ वेक्टर ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? आप सब लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है फॉर्मूला भाई, कि वेक्टर ए वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। सिमिलरली वेक्टर ए वेक्टर बी, अरे भाई कंपैरिजन कर लो ना इन चीजों की। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा। देन फॉर्मूला क्या बनेगा हम लोगों का, ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अब बच्चों प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दें, अगर मैं आपसे कहूं, क्या कहूं, मैंने आपसे कहा अगर गॉस लॉ के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस बना हुआ है, तो क्लोज सरफेस से होकर गुजरने वाला जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्या होता है, टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं भाई ये खोखला गोला है, कंडक्टर खोखले गोले के अंदर नेट चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अगर मैं यहां वैल्यू 0 लगा दूं, ध्यान देना बच्चों यही पॉइंट समझने वाला है, बस कौन सा पॉइंट समझने वाला है, अगर यहां पर मैं Q की वैल्यू 0 लगा रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्या, अगर वी हैव एन स्फीयर, अगर हमारे पास कोई स्फीयर है तो स्फीयर के अंदर चार्ज कितना होता है, 0। इफ वी विल अप्लाई गॉस लॉ इन दिस कंडीशन देन we will have to find the value of capital E. The value of capital E is equal to 0। अरे भाई सिंपल है बिल्कुल। अगर मैं यहां पर Q की वैल्यू 0 लगाता हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं, तो हमारी जो E की वैल्यू है इतना बड़ा सा E बन के आएगा और बहुत बड़ा सा 0 बन के आ जाएगा। इसका मतलब अंदर जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। और बच्चों जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है तो चार्ज कहां होने वाला है, चार्ज होने वाला है टोटल का टोटल बाहरी सरफेस पर। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर बन जाता है। सेकंड चेक करते हैं। सेकंड वाले में कहा है बच्चों कोई अन्य चालक भी जिस पर आवेश Q है, कोई चालक क्या है हमारे पास, कोई भी एक B है जिस पर आवेश कितना स्मॉल Q है, अगर उसको इसके अंदर रख दिया जाता है, ये हो गया B, और इसको चार्ज Q दिया जाता है, तो उसने कह दिया आप लोग मुझको ये बता दो भाई, क्या बता दो, कि चालक ए के बाहरी सरफेस पर जो चार्ज होगा वो Q प्लस Q होगा, बड़ा Q प्लस छोटा Q होगा। और ये बात याद रखना, ये दोनों चार्ज जो है ना बीच में इंसुलेटेड है, मतलब वैद्युत रोधी हैं। कहने का मतलब एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, दोनों के बीच हम कह सकते हैं या फिर एयर है। अब ध्यान देना बच्चों, अगर इस पर प्लस Q चार्ज है और इस वाले पर, बच्चों ध्यान दो, ये जो कैविटी है, ये जो गुहा है, ये जो गुफा है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अच्छे बताओ तो इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा? सोचेंगे, बहुत सोचेंगे, लेकिन उसके बाद भी आंसर नहीं मिल पा रहा। तभी हमें याद आया किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने की 3 विधियां होती हैं। यहां मैं मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूं, मालूम पड़ा कि आप मोबाइल को उस विधि चार्ज करना स्टार्ट कर दें। पहली विधि होती है रगड़ने से चार्जिंग आती है, ऐसा मत करना कहीं मोबाइल ही रगड़ दो इस तरीके से, मालूम पड़ा कि भाई मोबाइल चार्ज हो जाएगा। सेकेंड मैं आपको बताता हूँ, सेकंड वाला, पहला तो आपका फ्रिक्शन हो गया, सेकंड वाला हो गया बिना टच किए चार्ज करना। आप लोग कहेंगे सर मोबाइल भी तो बिना टच किए हो जाता है रिचार्ज, मतलब चार्ज हो जाता है। नहीं बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, उसको भी एक पैड पे रखना पड़ता है तब कहीं जाके वो चार्ज हो पाता है। खैर हम उस चीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना स्पर्श किए चार्ज करना है तो विधि लगानी पड़ेगी हमको, कौन सी वाली, प्रेरण, जिसको हम कहते हैं इंडक्शन। तो अगर इस पे प्लस चार्ज है, बच्चों ध्यान दो, अगर इस पे प्लस चार्ज है तो यहां आने वाला इस पर नेगेटिव का चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां प्लस चार्ज, और इस कैविटी के आउट सरफेस पर ध्यान दें, इस कैविटी के आउट सरफेस पर चार्ज कैसा आ गया, प्लस का आ गया। अगर मैं आपसे कहूं इसके आउटर मोस्ट सरफेस पर चार्ज कितना होने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, यहां Q चार्ज है, यहां कैपिटल Q चार्ज है, दोनों को अगर आपस में ऐड कर दिया चार्ज कितना हो गया, Q प्लस Q हो गया। और यही हमसे प्रूफ करा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं सी की तरफ। जो हमारा सी वाला पोर्शन है, सी वाले में उसने कहा बहुत ही अच्छी चीज है,
किसी सुग्राही उपकरण को उसके पर्यावरण के प्रबल स्थिर वैद्युत क्षेत्रों से परिरक्षित किया जाना संभव है, उपाय बताइए। इसके कहने का मतलब क्या है, हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, हम लोगों के पास कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, क्या इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस को हम एक ऐसे प्लेस पर रख सकते हैं जिससे हम उसको डिफाइन न कर पाए, डिफाइन का मतलब उसको ढूंढ ना पाए? तो हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या कहते हैं बच्चों इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। करते क्या है इसके अंदर हम, हमारे पास मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है, हमें इसको ट्रेसिंग से बचाना है। मान लीजिए कोई इसको ट्रेस कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी चीज से, या यूं कहा जाए किसी भी डिवाइस से, हमें इसको बचाना है। तो हमने इसको एक बड़े से कंडक्टर क्लोज्ड सरफेस के अंदर रख दिया। अब रखने के बाद ये हमारा चार्ज, ध्यान देना बच्चों, ये हमारा चार्ज इस कंडक्टर के बिल्कुल बीच में है। अब ये चार्ज और कंडक्टर के बीच में क्या है? एयर। अब एयर कैसी होती है? चालक या चालक? कंडक्टर और इंसुलेटर। तो आप कहेंगे सर, एयर जो होती है इंसुलेटर होती है। अब दोनों के बीच में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो पाया, ट्रांसफर नहीं हो पाया, और जब ट्रांसफर नहीं हो पाएगा तो आप आसानी से उस चार्ज को उस कंडक्टर के अंदर फाइंड बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हाँ, ये उपाय बन सकता है, और इस उपाय को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब इसके अलावा प्रिय विद्यार्थियों, इन्होंने क्वेश्चन दिया है, हालांकि अब जो क्वेश्चन है तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसने कहा कि हमारे पास एक स्फीयर है। क्या है हमारे पास? स्फीयर, जिसको चार्ज दिया गया है। क्या दिया गया है? इसको चार्ज दिया गया है। और चार्ज देने के बाद उसके, अरे बड़ी अच्छी बात करी इन्होंने एक गोला लिया, स्फीयर लिया। स्फीयर लेने के बाद जो है ना, इसमें से एक छोटा सा हिस्सा काट के बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद इन्होंने फिर क्या कहा, हमें क्वेश्चन में एक छिद्र बन गया। अब छिद्र बन जाने के बाद उसने ये कहा है कि ये छिद्र जो है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है, इसको साफ करने के बाद आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है, इसको साफ करने के बाद आएगा। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस ऐसे ही बोर्ड साफ कर लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप से सभी लोग भली भांति परिचित हैं। क्या है ये? यूनिट वेक्टर। आगे देखते हैं भाई क्वेरी में क्या कह रहा है। कैपिटल एन, देखो कह दिया इसने अभिलंब वेक्टर। तो बच्चों घबराओ नहीं, इसको हम यूनिट वेक्टर या फिर इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर। अब आगे इसने कहा सिग्मा छिद्र के निकट पृष्ठीय आवेश घनत्व है, यानी सिग्मा यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब आपको ये प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला इतना होने वाला है छिद्र के पास। तो बच्चों एक बात सोच लेते हैं, हम बड़े ही क्रिएटिव बंदे होते हैं, फिजिक्स वाले बहुत ज्यादा क्रिएटिव। हम सोच लेते हैं हम चांद पे पहुंच सकते हैं, बैठे बैठे आंखें बंद करी सोचा। नील आर्मस्ट्रांग चांद पे पहुंचा था, क्या देखा होगा, हमने भी क्या सोचा होगा, वहां पर स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है, अर्थ पे कितनी होती है, कंपैरिजन करके अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास जो स्फीयर था, दिख रहा है आप लोगों को, हमारे पास जो एक स्फीयर था ना, इसमें से मैं एक हिस्सा हमने कट कर लिया था। कट करने के बाद उसमें एक होल बन गया था। तो हमने एक काम किया, उस हिस्से को दोबारा से उस बॉल के ऊपर रख दिया और छिद्र को बंद कर दिया। और आप जानते हैं कि अगर आपके पास कोई प्लेट है जिसका शेप साइज फिक्स नहीं है, तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब आप कहोगे सर 1 प्लेट के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होता है, आपने कैसे कर दिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0? तो बच्चों पहली प्लेट हमारे पास वो चालक गोला है जिसमें छिद्र किया गया है, दूसरी प्लेट जिसको मैंने काटा था वो कहलाएगी। और 2 प्लेटों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारा होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। और हम जानते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है प्लस से माइनस की तरफ चलती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना निकल के आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अगर मैं आपसे कहूं कि ये बताओ भाई छिद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान या वैल्यू कितनी होने वाली है, तो इसकी हाफ होने वाली है। वेरी सिंपल। अरे बच्चों हमारे पास 2 प्लेटें हैं, अब 2 प्लेटों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है ना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 है। अब मैं आपसे कहूं भाई एक प्लेट के लिए कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 2 से डिवाइड कर दो, और 2 से डिवाइड करने के बाद फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। लो सर आंसर तैयार हो गया। क्या कठिन बात थी इसके अंदर? इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल भी है। क्या एग्जांपल है? अगर रमेश के पास 5 रुपए थे
कितने रुपए थे? रमेश के पास 5 रुपए थे। अब उस 5 रुपए को 2 जगह बांटना है, क्या करोगे बच्चों? आप कहेंगे सर 2.5 रुपए एक बच्चे को देंगे, 2.5 रुपए एक को देंगे, हाफ हाफ बढ़ जाएगा, या हम यूं कह सकते हैं 2 से हम डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली वही मैंने यहां किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 प्लेटों के लिए थी, जिसमें एक गोला एक प्लेट का काम कर रहा था और एक दूसरी प्लेट भी प्लेट का काम कर रही थी। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को 2 जगह बांटना है तो 2 जगह बांटने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इस तरीके से हमारा जो ये आंसर है ना वो तैयार हो गया और प्रॉब्लम हमारी ये सॉल्व हो गई। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसके अंदर गॉस के नियम का उपयोग करो। गॉस के नियम का भाई उपयोग करना पड़ेगा आपको, आप सब लोगों को पता है। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित नेट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स यानी गुना होता है। तो इसकी हेल्प से इनफाइनाइट लेंथ का अगर हमारे पास कोई चार्ज वायर है तो उसके निकट हमको फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने प्रूफ कर दिया है। क्या निकल के आया था बच्चों इसका फॉर्मूला? E = 1/2πε0 × λ/r। और इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए मैंने एक काम और किया था, 1/4πε0 × 2λ/r। तो अगर आप लोगों को ये डेरिवेशन चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। मैं इसको दोबारा नहीं कराऊं क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर रखी है। नाउ मूव ऑन टू लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस सेशन। इस सेशन की लास्ट प्रॉब्लम की तरफ हम मूव करने वाले हैं। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला जो आपके चैप्टर है क्लोज हो जाएगा, और जो आपकी प्रॉब्लम्स वगैरह होंगी नॉर्मली आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताते ही रहते हैं। चलिए मूव करते हैं 1.31 और इसको हम क्लीन कर देते हैं। तो इसको क्लीन कर देने के बाद बहुत ही अच्छे अंदाज में हम अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं, इस चैप्टर को विदाई देते हैं। 1.31। नाउ मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर इज 1.31। ठीक है, अब राइट डाउन कर लिया हम लोगों ने यहाँ पर 1.31। इसने क्वेश्चन में हमसे कहा कि भाई जो हमारे पास प्रोटॉन है और जो हमारे पास न्यूट्रॉन है ये छोटे छोटे पार्टिकल क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। एक प्रोटॉन जो होता है वो 3 क्वार्क से मिलकर बना हुआ होता है। 2 क्वार्क होते हैं इसमें अप, एक क्वार्क होता है इसमें डाउन। सिमिलरली न्यूट्रॉन जो होता है वो भी 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है। 2 क्वार्क होते हैं अप और एक क्वार्क होता है हमारा डाउन। तो ये बताइए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए इन क्वार्क का जो संगठन होगा वो क्या क्या तैयार हो सकता है। चलिए हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहली बात हमने लेट कर लिया अप क्वार्क की जो नंबर है, जो काउंटिंग है, जो संख्या है वो स्मॉल ए है। हमारे पास एक पार्टिकल कितने क्वार्क से बनता है? वो बनता है हमारे पास 3 क्वार्क से। देन डाउन वाला क्या हो जाएगा हमारे पास? डाउन वाले क्वार्क के लिए वैल्यू बनेगी हमारे पास, देख सकते हैं यहां पर आप 3 - a। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वार्क तैयार हो चुके हैं। अब तैयार हो जाने के बाद हम इनको ऐड करते हैं आपस में। कैसे ऐड करेंगे बच्चों? a + 3 - a। अब ये संख्या है, ये नंबर है। हम लोगों ने पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q = क्या होता है हम लोगों के पास? n ही होता है। तो इस तरीके से ये n है। अब बात करने वाले हम चार्ज की। तो हम लोगों के पास फर्स्ट वाला चार्ज इसमें दे रखा है 2/3। तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 2/3 इंटू क्या आ गया? e। और सिमिलरली माइनस का e/3, एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस का e/3 रखा है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया? स्मॉल e। अब स्मॉल e हो जाने के बाद पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा? 2ae/3 प्लस और ये माइनस, तो यहां क्या आ जाएगा हमारे पास? -3 - ae/3 इज इक्वल टू स्मॉल e। अब आ जाने के बाद स्मॉल e आपस में क्या हो गया? कैंसिल हो जाने के बाद अब चेक कर लेते हैं यहां पर कॉमन क्या हम लोगों के पास? 2a - 3 - a अपॉन आ गया हम लोगों के पास 3 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1। अब 1 आ जाने के बाद अब हम इसको करना है सॉल्व। तो कैसे करेंगे आइए चेक करते हैं इसको। तो यहां पर हम लोगों के पास आएगा 2a - 3 प्लस a। देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करी तो प्लस हो गया माइनस और माइनस हो गया प्लस एंड इज इक्वल टू 3। बच्चों ध्यान देना, ये गलती नहीं करनी है। 3 की हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जरूर करनी है यहां पर। अब इसके अलावा 2a एंड a कितना हो जाएगा हम लोगों के पास?
3 है। राइट डाउन कर लेते हैं पहले इस फॉर्म 3 और यह आया हमारे पास a और 3a आ जाने के बाद माइनस क्या बचा हम लोगों के पास 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 3। अब आप लोग कहेंगे सर 3 से 3 को कैंसिल कर दें ना, बिल्कुल कैंसिल नहीं करना है, माइनस है यहां लेके आओ, कितना हो गया प्लस का 3a और ये हो गया आपका 3 प्लस 3 देन 3a इज इक्वल टू 6 देन a इज इक्वल टू 2। फाइनली हमारे पास a की वैल्यू निकल करके आ गई 2। अब बच्चों हमको प्रोटॉन का स्ट्रक्चर तैयार करना है। प्रोटॉन कितने क्वार्क से मिलकर बना, अच्छे बताना मुझको। हमारे पास ये a क्या है, अप क्वार्क, यानी 2 अप क्वार्क हैं। एक पार्टिकल 3 क्वार्क से मिलकर बना और हमारे पास क्या है 2 अप क्वार्क हैं, तो अब क्या बचा एक डाउन क्वार्क बचा हम लोगों के पास। तो क्या हो जाएगा ये हम कह सकते हैं डाउन इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू हो गया आपके पास 1। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों बनाओ इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर इसका यू डी। बताओ मैंने कैसे बनाया ये। हमारे पास 2 अप, ध्यान देना हमारे पास 2 अप और एक डाउन, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा हमारा यू डी। तो हम कह सकते हैं कोई भी प्रोटॉन इस तरीके से क्वार्क से मिलकर बना होता है। लेकिन अगर बच्चों वो आपसे कह दे न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के लिए क्या होगा, न्यूट्रॉन के लिए यहां पर 0 आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। फिर यहां भी आप क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे और अब आपको 0 के अकॉर्डिंग पूरे को सॉल्व करना है। कितने अप निकल के आए कितने डाउन निकल के आए उनके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला फिर तैयार कर देना है और तैयार करने के बाद आंसर को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे मालूम कर सकते हैं या आप मेरी जीमेल आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपने मेरा चैनल शारिक एपिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें फॉर फिजिक्स।